चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे अपना सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। बच्चों आप लोग वीडियो पे प्लीज़ अपने आंसर ज़रूर भेजा कीजिए, चाहे वो करेक्ट हो चाहे वो रॉन्ग हो। मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर सही है या नहीं है, तो आंसर आप ज़रूर भेजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन होंगे और आंसर देने का ट्राई करिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड होने पर मैं एटलीस्ट 3 सही आंसर्स देने वालों को अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सॉल्ट मार्च के बारे में बच्चों देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। तो पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। तो स्वराज पार्टी बनाई गई। ठीक है, आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी किसने बनाई। तो हुआ क्या, स्वराज को पाने के लिए स्वराज पार्टी बनाई गई, लेकिन ये मॉडरेट यानी जिन्हें हम बोले नरम दल वाले लीडर्स हुआ करते थे कांग्रेस के। लेकिन इसी समय पर क्या हुआ, जो रेडिकल लीडर्स थे इनका जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो काफ़ी यंग थे, जो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए थे, सुभाष चंद्र बोस। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के आईएनसी को लीड किया था। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था, रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था दिसंबर लास्ट में, जहाँ पर ये शपथ ली गई थी कि हम सभी लोग पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड उठा दी गई। अब जब पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाई और 26 जनवरी को 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन इरविन को लगा कि इस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ेंगे। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, इसीलिए डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल मीटिंग रखवा दी लंदन में। इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, तुम लोगों को एक स्वतंत्र देश नहीं बनाएंगे, तुम्हें हम थोड़ा सा रूल करने की पावर देंगे, लेकिन तुम अंग्रेजी रानी के अंडर में ही रहकर रूल करोगे। तो इसके लिए हम लंदन में राउंड टेबल मीटिंग रख देते हैं, लेकिन आईएनसी के मेंबर्स इसकी सपोर्ट में नहीं थे। तो अब क्या हुआ, इसी समय पर गांधी जब ये राउंड टेबल मीटिंग कैंसिल हुई तो गांधी जी ने 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया। ठीक है, और 11 डिमांड्स रख दी कि ये डिमांड्स नहीं मानी तो 11 मार्च तक का टाइम है, 12 मार्च से हम तुम्हारे खिलाफ नेशनल लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ 12 मार्च से ही शुरू करते हैं सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च के बारे में। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया ये हुआ क्यों, सॉल्ट मार्च क्यों किया गया, वाई। तो रीज़न था, जो सॉल्ट है वो एक ऐसी कमोडिटी है जिसको अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हिंदू भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं, गांव के लोग भी खाते हैं, शहर के लोग भी खाते हैं। यानी एक असेंशियल फूड आइटम है और इसके ऊपर सरकार की, अंग्रेज सरकार की मोनोपोली है। उन्होंने इसके प्रोडक्शन पर अपना अधिकार बना रखा था और इस पर बहुत हैवी टैक्सेस लिया करते थे। तो इस लॉ को तोड़ने के लिए, देखो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉर्पोरेट तो करना ही करना नहीं है, लेकिन जो सरकारी लॉ है, अंग्रेजों के कानून है, उनको भी तोड़ना है। मतलब समझना, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डिमांड थी, बच्चे स्कूल छोड़ दें, लॉयर अपने कोर्ट छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जॉब छोड़ दें, विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट करो, ये सब तो था ही था, लेकिन अब हम यहाँ पर लॉ भी तोड़ेंगे। इसीलिए कब शुरू किया गया, 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया गया मूवमेंट, और उसके बाद ये 6 अप्रैल 1930 तक चला। 240 माइल्स की दूरी थी। ठीक है, 11 डिमांड लेटर था, 78 फॉलोअर्स के साथ में। बच्चों ये इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स नहीं है गांधी जी के, ये 78 वो फॉलोअर्स हैं जो वॉलंटियर्स हैं, यानी अपनी मर्जी से गांधी जी के साथ में चल दिए पैदल यात्रा पर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की पैदल यात्रा, ये आपका क्वेश्चन है कि कहाँ से लेके डांडी तक की पैदल यात्रा थी। 240 माइल्स की थी, 24 डेज से चलने में लगे, ताकि ये 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे। 6 अप्रैल की सुबह में गांधी जी ने नमक को अपनी मुट्ठी में उठाया और ये दिखाया कि हमने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। चलिए, अब इस यात्रा के बाद क्या हुआ, सरकार का क्या रिएक्शन निकला। जब ये सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ तो शुरुआत में ना गांधी जी को थोड़ा सा मतलब इरविन ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इरविन कह रहा था ये भारत का फकीर, ये क्या करेगा, और ये वो धोती पहनने वाला आम व्यक्ति है। लेकिन हर 10 मील मतलब 10 मील चलते थे तो उन्हें रोकना पड़ता था, क्योंकि चल चलते थक गए। तो गांव की औरतें इनके लिए खाना लेकर आया करती थी, गांधी जी के लिए मिलने आती थी, बात करते, तो गांधी जी अपने आइडियाज़ को गांव वालों के सामने रखते थे। इस तरीके से हल्के हल्के 78 फॉलोअर्स का ग्रुप बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। मतलब अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी इस मूवमेंट ने। आते हैं गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा। गवर्नमेंट ने इस डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए कई लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जैसे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान।
आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको किस और नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इनको किस नाम से और जाना जाता है, क्या इनका टाइटल है, वो आपको मुझे बताना है। और गांधी जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जब ऐसे लीडर्स अरेस्ट हो गए तो पूरे देश में स्ट्राइक्स होने लगी, लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। सरकार ने इरविन को फ़ोन करके बोला कि इरविन इरविन देखो गांधी जी पकड़ लिए गए हैं, उन्हें जल्दी से जेल से छोड़ो और उनके साथ समझौता करो, कैसे भी कर कर ये मूवमेंट ख़त्म करवाओ। ठीक, तो अब क्या हुआ, इरविन पहुंचे गांधी जी के पास। इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, ये ज़रूर याद रखने वाली बात है। ठीक है, 5 मार्च 1931 में हुआ क्या, इरविन गांधी जी को रिलीज़ किया गया। इरविन ने कहा गांधी जी से, ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन इतना करो यार, मतलब लंदन में राउंड टेबल मीटिंग है, वहाँ जाओ अपनी बात रखो, मान ली जाएगी। तो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग कॉन्फ्रेंस रखवाया गया लंदन में। गांधी 1931 के दिसंबर की बात है, गांधी जी ने इसे अटेंड करा। बेटा जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग थी उसमें गांधी जी नहीं गए, आईएनसी का कोई लीडर नहीं गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो ज्वाइन करी। सेकंड मीटिंग में भी गांधी जी गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए सेकंड मीटिंग में। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी कि हमारे लिए दलितों के लिए सीट रिजर्व कर दो इलेक्शन में, जिन पर सिर्फ और सिर्फ दलित लड़ेंगे। गांधी जी को लगा अरे यार अगर ये बात अंग्रेजों ने मान ली तो इससे क्या होगा, दलित और स्वर्णिम है ना, जो ऊपर के ऊंची जात के हैं और दलित लोग हैं, इनके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं आ पाएगी। तो गांधी जी इसका प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन अंग्रेजों को मौका मिल गया इन्हें फिर से लड़वाने का। उन्होंने डिमांड को तुरंत अपना लिया। गांधी जी अंबेडकर जी से नाराज हो गए और उन्हें पता चल गया कि सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग कोई फ्रूटफुल नहीं रही। गांधी जी वापस इंडिया आ गए और इंडिया आकर उन्होंने स्पीच दी कि मुझे पता है कि मैंने सिर्फ समय बर्बाद करा, लेकिन भारत के झंडे को झुकने नहीं दिया। आकर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करा। लेकिन खुद सोचो, जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, लोगों ने फिर से नौकरी छोड़ दी थी, लोगों ने फिर से कोर्ट छोड़ दिए थे, विदेशी गुड्स को जला दिया गया था, अब क्या वो लोग दोबारा तीसरी बार सपोर्ट करेंगे? नहीं। तो इस मूवमेंट ने अपना जो मोमेंटम था वो मूवमेंट ने लूज कर दिया, इसीलिए अब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से इस मतलब लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। तो पहले आते हैं देहाती क्षेत्र में, गांव में। तो गांव के बड़े बड़े किसानों और लैंडलॉर्ड्स की बात करेंगे। तो लैंडलॉर्ड्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया, उसके रीज़न देखते हैं। अंग्रेजों ने क्या करा था, रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। हुआ क्या, 1929 में इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन आया, पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया। अंग्रेजों को लगा इस समय हमें पैसों की ज़रूरत है, तो भारत पे टैक्स बढ़ा दिए गए। और जब मंदी का दौर था तो मार्केट में तो डिमांड कम थी, क्योंकि लोगों पे पैसा था ही नहीं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस काफ़ी कम हो चुके थे। हुआ क्या, यहाँ पर जितने भी अमीर और लैंडलॉर्ड्स किसान थे, उनके ऊपर जब टैक्स का बर्डन बढ़ा तो उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और स्वराज के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। लेकिन इनका कारण क्या था, हाई रेवेन्यू की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। अब आते हैं गरीब किसानों की बात करते हैं। गरीब किसानों ने क्यों पार्टिसिपेट करा? देखो, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और गरीब किसान चाहते थे कि उनके ऊपर जितना भी अनपेड रेंट है, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं इकोनॉमी में, मार्केट में, उसको रेमिटेड कर दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए। जितना भी रेंट हमने नहीं दिया उसको ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो उसे। छोटे किसान ये चाहते थे, इसीलिए रेडिकल मूवमेंट्स किए गए, काफ़ी ज़्यादा बहुत विरोध वाले मूवमेंट्स चले। लेकिन बच्चों एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस तरीके के छोटे किसानों को सपोर्ट नहीं किया। रीज़न, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटे किसानों को कहेंगे तो छोटे किसानों का रेंट माफ़ कर दिया तो बड़े किसान विरोध में चले जाएंगे हमारे। तो आईएनसी ने बड़े किसानों को अपने फेवर में रखने के लिए छोटे किसानों की डिमांड्स को नहीं माना। इस वजह से भी पुअर फार्मर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं, टाउन्स की बात करते हैं। अब टाउन्स में आ जाते हैं कि शहरों में किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैला। तो इंडस्ट्रियल ऑनर्स की बात करते हैं। ठीक है, इन लोगों ने FICCI बना रखी थी 1927 में। फोर्थ क्वेश्चन है कि FICCI की फुल फॉर्म क्या होती है। ये इन्होंने इसलिए ग्रुप बनाया था ताकि जो विदेश से आने वाले गुड्स हैं, है ना, मशीन से बनने वाले गुड्स हैं, उसके कंपटीशन को कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का कंपटीशन की वजह से इनका मार्केट ठप होता जा रहा था।
इसी वजह से कुछ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे जीडी बिरला साहब हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी हो गए, इन्होंने ओपनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फंडिंग देना शुरू कर दिया, खुल के अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। जबकि कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जो अभी भी पर्दे के पीछे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, यानी अपना नाम ओपन नहीं कर रहे थे। अब आते हैं भैया इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किस तरीके से सपोर्ट करा। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो ऑनर्स के हमेशा अगेंस्ट वाली चीज़ होती है, समझना, ये दो अपोजिट पोल्स हैं, एक तरफ ऑनर तो दूसरी तरफ वर्कर्स। देखो, ऑनर की डिमांड मानोगे तो वर्कर का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, वेलफेयर की डिमांड मानोगे तो ऑनर्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इन लोगों ने क्या करा, जो गांधी जी के आइडियाज़ थे उनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि हमें वर्किंग आवर्स अच्छे मिलेंगे, बेटर वेजेस मिलेंगे, स्वराज आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने पार्टिसिपेट करा, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें भी सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि कांग्रेस अगर इन्हें सपोर्ट करती तो ऑनर्स का सपोर्ट खत्म हो जाता, आईएनसी को मिलने वाली जो फंडिंग थी वो रुक जाती। इस वजह से वर्कर्स को कभी खुलकर सपोर्ट नहीं किया गया। अब आते हैं औरतों की बात करते हैं। चलो बच्चों, औरतों से पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, क्या मुस्लिम्स का इस वाले मूवमेंट में सपोर्ट था। देखो, अगर हम कंपैरेटिवली पढ़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो क्या डिफरेंस था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ शुरू किया गया था, इसलिए मुस्लिम्स का इसमें तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन था। लेकिन यहाँ तक आते आते, ठीक है, डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम की, यहाँ तक आते आते मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच में काफ़ी बहस छिड़ गई थी। मुसलमान अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, इसीलिए हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इस वजह से सीडीएम में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कंपेरेटिवली कम था। वुमेन की बात करते हैं, औरतों का पार्टिसिपेशन देखते हैं। देखो, औरतों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा, महात्मा गांधी के साथ में मार्च में भी थी, इनको भी जेल में डाला गया। इनके लिए महात्मा गांधी ने एक बिल्कुल पवित्र ड्यूटी, सेक्रेड ड्यूटी इनके लिए बताई कि औरतों के लिए ड्यूटी कुछ और है। तो गांधी जी का जो व्यू था औरतों को लेकर बिल्कुल अलग था। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि गांधी जी औरतों को किस तरीके की ड्यूटी देखते थे या किस तरीके की ड्यूटी इनसे चाहते थे, ठीक है। इनकी जो प्रेजेंस थी मूवमेंट में वो सिंबॉलिक थी, यानी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि इंपॉर्टेंस थी कि औरतें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे क्या होगा, मूवमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। तो औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा। अब आते हैं कि सीडीएम की लिमिटेशंस क्या थी, सीडीएम क्यों फेल हुआ, रीज़न क्या था। रीज़न था इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप्स का। कई लोग थे जो इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे थे, जबकि पूरे के पूरे ग्रुप्स को नकार दिया जा रहा था उन इंडिविजुअल का सपोर्ट पाने के चक्कर में, है ना। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स हो गए, उनके चक्कर में इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया। दूसरा रीज़न था बच्चों गांधी जी वर्सेस अंबेडकर। मतलब समझते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, एक पार्टी थी ये बना ली, है ना। और इन्होंने क्या करा, अपने दलित लोगों के लिए, कास्ट के बेसिस पे दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी, जो कि सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में रखी गई। गांधी जी इनसे नाराज होकर आ गए, क्योंकि गांधी जी को पता था अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो यूनिटी की हम बात कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगी। तो जब ये वापस लौट कर आए तो अंबेडकर से नाराज थे, लेकिन बाद में जाके अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ पूना में। इसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि सितंबर 1932 में हुआ, 1932 में हुआ। इसके बाद और क्या लिमिटेशन थी सीडीएम की। अगली लिमिटेशन थी बच्चों धर्म के बेसिस पर। धर्म के बेसिस पर समझते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना और एमआर जैकर, इन दो के बीच की बहस। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, मतलब फाउंडर नहीं, मतलब यहाँ पर हेड थे अभी। तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए बंगाल और पंजाब में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम वोट लड़ें, इलेक्शन लड़े और यहीं पे मुस्लिम जीते, रिप्रेजेंटेटिव बने। लेकिन हिंदू महासभा के जो मुख्य, मतलब बहुत मेन इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे एमआर जैकर, इन्होंने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम्स के साथ में किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे। इस तरीके के जो भी आपस में सुलह रखी गई थी, सुलह से इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं होगा कि धर्म के बेसिस पर उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जहाँ पर जो खड़ा होना चाहे वहाँ पे वो खड़ा हो सकता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात। इस वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यहाँ पर कंबाइंड यूनिटी नहीं आ पाई, दोनों ने मिलकर सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से भी ये सीडीएम उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया।
ठीक है, आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं बच्चों किसी एक रैंडम सब्सक्राइबर को अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, ये फिर से मेरा प्रॉमिस है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।